हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 16 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी आपकी उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, तो सबके अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं जो भी कंडक्ट होने वाले हैं। किसी के अप्रैल 16 अप्रैल से स्टार्ट हैं, किसी के अप्रैल एंड में है। तो देखिए, आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोगों की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है बीएड सेकंड ईयर की। नॉलेज एंड करिकुलम के मैं आपको काफ़ी पार्ट्स दे चुकी हूँ और आज है आपका पार्ट 7। आज आपका पार्ट कौन सा है? 7। इतने ज़्यादा मैं आपको एमसीक्यूज़ करा चुकी हूँ कि आपके लगभग 250 से 300 एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। देखिए, एस्पायरिंग टीचर्स पर आपके 15 टू 17 पार्ट्स हैं नॉलेज एंड करिकुलम के, एंड बीएड लर्नर्स पर ये है आपका पार्ट 7। तो ऑलमोस्ट मिलाकर आपको 21 टू 22 पार्ट्स मिल चुके हैं। नॉलेज एंड करिकुलम के काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको सजेशन क्या देती हूँ कि अपनी बुक उठाइए, बुक को एक बार थॉरली रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप इन एमसीक्यूज़ को दोबारा से गो थ्रू करिए, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, या फिर किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और आपने क्या पढ़ा है। तो इससे आपको ये रिवीजन भी हो जाएगी और आपको थोड़ी-सी पता चल जाएगा, हिंट मिल जाएगी कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? चलिए देखेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस 2021 के। ये है आपका पार्ट 7। स्टार्ट करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के साथ। एंड जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, एस्पायरिंग टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वीडियोस को पसंद आती हैं तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 61। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग? अब कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन से ईयर में आया था, किसका क्या मोटिव था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। अब जो कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? जॉर्ज पाइने, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, या फिर आपका कार्ल मैक्स या मैक्स वेबर। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच टीचिंग मेथड वॉज इवॉल्व बाय नेचुरलिज्म? अब जैसा कि आपको बताया था मैंने, एक नेचुरलिज्म के ऊपर वीडियो भी दी है कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, इसमें किसने मेन रोल प्ले किया था। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, रूसो का इसके अंदर मेन रोल था। इन्होंने ये जैसे कि बोलते हैं ना कि यहाँ पर मोटिव या फिर प्रपाउंड किसने किया था नेचुरलिज्म को, कौन इसके हक में था सबसे ज़्यादा, तो रूसो थे इनके हक में। क्लियर? तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान में रखिएगा। अब कौन सा टीचिंग मेथड इवॉल्व होता है नेचुरलिज्म के अंदर? तो नेचुरलिज्म क्या होता है? प्रकृतिवाद, जिसके अंदर आप लोग नेचुरल थिंग्स से या नेचर से आप क्या सीखते हो, लर्निंग करते हो। जैसे कि आपका रियलिटी हो गए, आपके एक्सपीरियंस हो गए, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस हो गए, रियलिया हो गए। जैसे हम एक ही बात है, जिसे हम बोलते हैं कि आप चीज़ों को आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हो और आप नेचुरल में चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म बोलते हैं। तो उसमें कौन सा मेथड आएगा टीचिंग मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड, प्लेवे मेथड, साइंटिफिक मेथड, या आपका प्रोजेक्ट मेथड? देखिए, नेचुरलिज्म से जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा प्लेवे मेथड का। क्यों जाएगा वो? उसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा, कोई हम उसको सिखा नहीं रहे हैं कि आप ऐसा चीज़ करो या ऐसे कोई चीज़ लर्न करो। यहाँ पर बच्चा खुद खेल रहा है कुछ, क्योंकि खेलते खेलते भी बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं और ये आपका रियल है। आपको ये इसमें आर्टिफिशियल नहीं है उसका खेलना रियल है। वो रियल लाइफ के साथ जुड़ रहा है और वहाँ से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड। अब देखिए, करिकुलम के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि आपके कुछ जैसे गोल्स आप सेट कर देते हो, तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक उसको अरेंज किया जाता है कि पहले क्या चीज़ आएगी, उसके बाद क्या चीज़ आएगी। तो उसी की करिकुलम के एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए हम उसको क्या नाम देते हैं? करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, या करिकुलम डेवलपमेंट? तो जल्दी से बताइए कि आप जब करिकुलम को के एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हो तो उसको क्या चीज़ या क्या नाम दिया जाता है? करिकुलम डिज़ाइन, फाउंडेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आप लोगों का ए ऑप्शन, डिज़ाइन के साथ जाएगा।
और वो क्यों जाएगा, देखिए जो एलिमेंट्स हो गए, जैसे आपका ये स्टेप 1 है कि आपने कुछ प्लानिंग करी, ठीक है, प्लानिंग के बाद फिर आपने कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, तो इसके कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं आपके करिकुलम के, तो आप उसको अरेंज कर रहे हो। जब ये सब चीज़ आपके कुछ यहाँ पर अब आपने टीचिंग या कुछ गोल्स बिठा दिए, फिर उसको अचीव करना है आपने कितना, फिर उसको इवेल्यू करोगे आप कि आपने अचीव किया या नहीं किया, तो ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स आपने सेट करे और उसको अरेंज किया, तो ये एक करिकुलम का डिज़ाइन बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, करिकुलम डिज़ाइन कहेंगे। नेक्स्ट, करिकुलम इज, अब पूछा गया है जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि करिकुलम क्या है। एक कोर्स है, एक सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोगों की करिकुलम, या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन की, अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सब चीज़ इंक्लूड करता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था आपकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डी ऑप्शन, कि ये सभी एक्टिविटीज़ को इंस्टीट्यूशन की इंक्लूड करता है आपका करिकुलम, चाहे स्कूल की आ जाती हैं, टीचर्स की आ जाती हैं आप लोगों की, और आपके यहाँ पर बच्चों की आ जाती हैं, स्टूडेंट्स की आ जाती हैं यहाँ पर। तो देखिए सभी की एक्टिविटीज़ को लेके चलता है, उनको प्लान करता है एजुकेशन, तो ये आपका करिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट, मेथड यूज टू इवेल्युएट द करिकुलम इज, अब आप, जब मैंने आपको जैसे बताया छोटे छोटे से एलिमेंट्स को सेट करना, तो अब करिकुलम को आप इवेल्यू करते हो, तो उन मेथड्स को आप कौन सा मेथड यूज करते हो उसको इवेल्युएट करने के लिए, समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या ऑल ऑफ द अबव। इसके ऊपर मुझे आपको एक वीडियो देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बने थे आपके 2020 के अंदर, कि आपका ये समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, वो क्या चीज़ इंक्लूड करता है, तो इसका मैं आपको एक थॉरो वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जल्दी हम आज या कल में करते हैं इस सेशन को भी कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर ये सभी को इंक्लूड करता है, आपका समेटिव इवैल्यूएशन भी होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है, जो मैंने आपको काफ़ी बार बताया, डायग्नोस करना, बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ देखना कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखना। फिर फॉर्मेटिव होता है जो आपके डेली बेसिस पर होता है, उसको बोलते हैं, और समेटिव होता है एट द एंड। क्लियर, तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आप लोगों का डी ऑप्शन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, हु सेड नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस, ये किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है कि आपके एजुकेशन के अंदर कोई फिक्स्ड एम नहीं होते हैं एंड कोई भी पहले से ही एडवांस में कोई वैल्यू सेट नहीं होती हैं। आइडियलिस्ट ने कहा है, रियलिस्ट ने कहा है, नेचुरलिस्ट ने कहा है, या प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स ने कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ अगेन। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स ने कहा है कि आपके एजुकेशन के अंदर कोई फिक्स्ड एम नहीं होते हैं और आपकी कोई वैल्यूज़ पहले से एडवांस में नहीं सेट की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हु एक्सप्रेसेस 3 जनरल प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, अब यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से कि किसने एक्सप्रेस करे हैं यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, तो डॉक्टर रॉब मार्कस, डॉक्टर वाउट ऑटरवेंगर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। देखिए ये आपके कुछ टर्म्स ऐसी होंगी कि आपने सुनी भी नहीं होगी कि क्या ये भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो वो तो जस्ट ये है कि जब आप बुक को थॉरली रीड करोगे तो कुछ कुछ टर्म्स आपको मिल जाएंगी, जिससे कि क्वेश्चंस आपको दिमाग में आएगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये ऐसे होता है कि आपको एक बार, अगर इसलिए बोला कि आप एक बार थॉरो स्टडी भी कर लीजिए अपनी बुक को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, कि ये दोनों ने ही जर्नल प्रिंसिपल बनाए थे पार्टिसिपेटरी अप्रोच के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब इसमें से क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कि सिलेबस इज फॉर फिक्स टर्म नॉर्मल या ईयर, जो सिलेबस होता है आपको वो एक फिक्स टर्म होता है, कि जैसे कि आपको पूरे साल में क्या कराना है वो चीज़ आपका बता देता है सिलेबस, या सिलेबस एक का जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, सिलेबस प्रिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, और जो सिलेबस टर्म है वो ग्रीक टर्म से मिली है आपको। तो इसका जो आप लोगों का इनकरेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, कि यहाँ पर सिलेबस आपका प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता है नेचर के अंदर। क्लियर, ये तो बिल्कुल सही है कि एक नॉर्मल एक ईयर के लिए फिक्स्ड किया जाता है, इसका नैरो स्कोप होता है, ये ग्रीक टर्म है, ये बिल्कुल सही है। देखिए अब तो ये तो आपको आंसर मिल ही गया है इसका, कि सिलेबस क्या है, लैटिन टर्म है, ग्रीक टर्म है, अमेरिकन टर्म है, या पर्शियन टर्म है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है जो अभी हमने किया वो है आपका ग्रीक टर्म, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट,
अब इसमें से पूछा है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है आप लोगों का कि जितने भी आपको एक सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट या कॉन्सेप्ट होता है वो कवर करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? सिलेबस, करिकुलम, कंटेंट या कोर्स? क्या आपको एक कोर्स खत्म करना है, कंटेंट कवर करना है, या करिकुलम खत्म करना है, या फिर आपका सिलेबस हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन वो भी आपका किससे है? सिलेबस से है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे सपोज ये मैथमेटिक्स है आपका, तो इसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको एक 6th स्टैंडर्ड के अंदर या फिर कोई भी एक ईयर ले लीजिए उसके अंदर कवर करना होता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग वो एक कंटेंट गिवन होता है, तो उनको पूरा करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका है ए ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो गाइज ये थे आप लोगों का पार्ट 7, जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं नॉलेज एंड करिकुलम के। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहे हैं सेशन, तो आप एस्पायरिंग टीचर्स के साथ जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जिसे भी कोई क्वेरी होती है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकता है। क्लियर? तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप एस्पायरिंग टीचर्स के साथ और बीएड लर्नर्स के साथ जुड़ना मत भूलिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनों की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।